कोवलेंट बॉन्ड पार्ट 7 में आपका स्वागत है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दायरा बढ़ाने के लिए रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन दो टेक्निक्स का यूज़ किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को समझा सके, इसलिए इस तरीके के ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन, अनुनाद और संकरण ऐड किए गए। रेजोनेंस को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस से ही समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट रेडिकल। इस कार्बोनेट रेडिकल में अपेरेंटली देखने में ऐसा लगता है कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, जबकि बाकी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। हमें मालूम है कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है, या जितने भी बॉन्ड बनते हैं, दूसरा तीसरा, वो सब पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। निश्चित तौर पर पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स में जो ओवरलैपिंग होती है वो कोलिनियर ओवरलैपिंग होती है, अतः अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्विक, इसलिए अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, क्योंकि साइड्स थोड़ी सी टच करती हैं। इसलिए पाई बॉन्ड तुलनात्मक रूप से सिग्मा बंध से कमज़ोर होते हैं। लेकिन क्योंकि इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है और बॉन्ड एनर्जी है वो भिन्न होगी बजाय इन दो ऑक्सीजन के। अर्थात ये डबल बॉन्ड से बंधा है, इसलिए ज़्यादा मजबूत बंध होगा और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस या बंध दूरी भी कम होगी। जबकि इन दोनों केसेस में आपस में तो ये सिमिलर होंगे, बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम होगी और बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन इस डबल बॉन्ड से ये डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि ये तीनों बॉन्ड इक्वली गुड हैं। तीनों की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल बराबर हैं। तो इसको समझाने के लिए रेजोनेंस ही एक मेथड था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास। सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बोनेट में वो किस तरीके से है। कि हमें मालूम है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बंधन में भाग लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐसे दिखा दिए क्रॉस से। ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन सब सिमिलर होते हैं, बस समझाने के लिए कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए डॉट और क्रॉस से दिखा दिए हैं। लेकिन O माइनस जो है हमारे पास, तो O माइनस का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये O माइनस है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अब ऑक्सीजन के पास 6 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हमने यहाँ बना दिया और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। ठीक इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन लुईस पेयर कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं या O माइनस हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया एक बॉन्ड बनाने से। इसी तरीके से इसका भी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाने से ऑक्टेट पूरा हो गया, और कार्बन का भी इस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पर ये 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने बताया अभी कि ये तीनों के तीनों जो ऑक्सीजन्स हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं, रासायनिक तौर से बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि इन तीनों की कार्बन से बंध ऊर्जा और बंध दूरी बिल्कुल बराबर है। उसका कारण है ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ बना रहा हूँ।
तो हमने देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये बारी बारी से चेंज हो रहा है। अभी ये ऑक्सीजन नंबर 1 पर था, फिर ऑक्सीजन नंबर 2 पर चला गया, फिर ऑक्सीजन नंबर 3 पर चला गया। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पर, ये भी शिफ्ट होते रहते हैं। अभी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था नंबर 2 ऑक्सीजन पर, अभी शिफ्ट हो गया नंबर 1 पर, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया नंबर 2 पर। ठीक इसी तरीके से अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया 2 से ऑक्सीजन नंबर 3 पर, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 2 पर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन माइनस हैं और ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड लिए हुए है। तो क्योंकि ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते हैं, और वास्तव में जो कार्बोनेट हमारे पास मौजूद होता है वो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का मिला जुला रूप होता है। तो रियल सेंस में जो पिक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। कि सभी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 1/3 बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड पूरा होता है, दूसरा 1/3 होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है वो इस तरीके से इन तीनों ऑक्सीजन्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, 2- चार्ज। तो ये रियल पिक्चर है इस कार्बोनेट के लिए। तो केवल यही एक मेथड है रेजोनेंस या अनुनाद या अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनके थ्रू हम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं सल्फेट आयन के लिए। सल्फेट आयन के लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं। इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सल्फेट आयन के लिए। सल्फेट आयन में सल्फ़र और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं। सल्फ़र के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फेट पर मौजूद हैं। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि अब तक केवल ये स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे और याद किए होंगे, रटे होंगे, लेकिन इनको अगर आप समझ लें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। सल्फेट 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहता है सल्फेट आयन में, इसलिए स्ट्रक्चर्स को मैं ऐसे बताया है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए मैंने थोड़ा इस तरीके से इनको प्लेस कर दिया है। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए
ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम इन ऑक्सीजन को नंबरिंग दे दें तो ये 1 ऑक्सीजन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7वां ये हो गया, और ये सल्फ़र के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो ऑक्सीजन नंबर 2 है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी माइनस है। तो ये भी सल्फ़र के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद, तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन को यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों माइनस थी। लेकिन अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग होगी। यहाँ पर भी ऐसा होगा। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वास्तव में होता यह है कि सल्फ़र अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। ऐसा जब होगा तो सल्फ़र के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। अब ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और सल्फ़र के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा हो जाएंगे या शेयरिंग हो जाएगी इनकी, और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में सल्फ़र के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फ़र के, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया जाएगा। ऐसा होने पर सल्फ़र पर एक और प्लस चार्ज डेवलप होगा, तो ये +2 चार्ज हो जाएगा। और अब ये जो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग हो जाएगी और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इन प्रोसेसेस में ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज और सल्फ़र के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होंगे, एक इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर, और दूसरी ऑक्सीजन पर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को समझाया जा सकता है। अगर मैं इस दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगेन सल्फ़र है, सल्फ़र के पास वही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बना दिए मैंने। अब ये जो 2 साइड की ऑक्सीजन्स हैं, नंबर 2 और नंबर 4, इनके साथ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ये नेगेटिव ऑक्सीजन्स हैं, और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जबकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो नीचे वाला है इसके साथ शेयरिंग नहीं होगी, इस ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज सच, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर तो शेयरिंग हुई है, इसलिए ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स बन जाएंगे। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो सल्फ़र एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो उसके इसमें सल्फ़र के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है कि सल्फ़र ने जब ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो उसके इसमें दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सल्फ़र के ही होंगे, इस सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में, ऐसे ही मैंने दिखाया है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शेयरिंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड है, जिसमें कि सल्फ़र के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मैं ये थर्ड स्ट्रक्चर को फिर से आपको बता रहा हूँ कि सल्फ़र है, सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो साइड वाली ऑक्सीजन्स हैं इनके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि माइनस ऑक्सीजन्स हैं, इसलिए इनके पास
7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन्स हैं ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इनके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसके अलावा सभी ऑक्सीजन्स का और सल्फ़र का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में कहीं सल्फ़र के ऊपर कोई चार्ज बिल्डअप नहीं होगा। लेकिन अगले स्ट्रक्चर्स में सल्फ़र के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फ़र के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप ट्राई कर सकते हैं, खुद स्वयं इनको कोशिश करिएगा इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने की। तो ये जो पिक्चर है ये स्ट्रक्चर नंबर 3 के लिए है, ये जो पिक्चर है ये स्ट्रक्चर नंबर 2 के लिए है और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर नंबर 1 के लिए है। तो न केवल सल्फेट बल्कि नाइट्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, इनके लिए भी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। इनको आप एज होम असाइनमेंट घर पर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।